हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास के साथ। तो ये बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास का 5वां खंड है जो आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। इसमें हम वो सारे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है एग्जाम में बैठे और समझे कि सर ने यही बताया था और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको हम टिक करके आगे निकलते हैं और हमारा ये नंबर बनेगा, है ना। तो इसके लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं रेगुलर। आपको 7 PM पे हमसे मिलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बना रहे हैं। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग जब बैठा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और बढ़िया से जो MCQ में चल रहा है उसे तो लिखो ही लिखो, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसके साथ उसको भी जोड़ते हुए चलो। तो उसके जोड़ते चलोगे तो एक बार ऐसा नोट्स बन जाएगा आपका, जिसके बाद लगेगा ना कि अगर यही पढ़ के हम चले जाए तो कोई ना कोई एग्जाम हमारा 70-80% यहीं से कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना और बताते हुए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। हाँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज पे कोऑर्डिनेटर के लिए ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है ना। इसमें आपको मिलने वाले हैं डेली टेस्ट, डेली टारगेट, डेली क्लासेस, स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ में ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा। आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, टीचर के साथ पर्सनली बैठ के उसे सीख सकते हैं कि सर आपने क्लास में बताया, वहाँ मुझे थोड़ी सी झिझक हुई, सर मैं ये चीज़ नहीं सीख पाया, एक बार फिर से प्लीज़ बताइए। सर ये वाला सब्जेक्ट मैं पहले कवर करना चाह रहा हूँ लेकिन अभी क्लास में ये चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सर बेस बताते जाइए ताकि मैं कवर कर पाऊँ। ऐसी सारी चीज़ें, और आपको डेली टारगेट टेस्ट वगैरह भी मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। और एक अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सिलेबस का, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू मिला जिससे हम आपको बहुत ज़्यादा बता सकें, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि आपको एग्रीकल्चर में कहीं से भी कोई असुविधा नहीं होने वाली है। और जीएस के लिए हमारे कार्तिकेय सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में राहुल वर्मा सर, जो कि आप जानते हैं, भली बात उनसे परिचित हैं, कि जो नेट JRF ARS तक क्वालिफाइड हैं। हमारे सिकंदर सर हैं और मैं शिवम पटेल सर आपके साथ खुद जुड़ रहा हूँ, है ना। तो 9 सितंबर से बिना किसी देरी किए आप आके यहाँ पे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और बढ़िया से अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, ताकि जैसे ही एग्जाम डेट वगैरह आए हम हड़बड़ी में ना आ जाएं, है ना। नहीं तो फिर वही वाला गाना याद आएगा कि धड़कनें बढ़ रही हैं वो करीब आ रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। इसलिए आप जल्दी से आके हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया से अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपना बेस बिल्डअप करिए, ताकि अग्रिम जो भी एग्जाम्स आप देने जाए एग्रीकल्चर के वो आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। आप घर आके पहले से ही लड्डू वगैरह बांटना शुरू कर दें। चलो, तो अब बढ़ते हैं अपने MCQ सीरीज में क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए फार्मर हैड प्रोविजन ऑफ वन इरिगेशन ऑफ व्हीट क्रॉप, है ना। उसके पास सिर्फ एक सिंचाई है ना। किसके लिए? व्हीट क्रॉप, यानी कि गेहूं के फसल के लिए। एट व्हाट स्टेज ही शुड इरिगेट द क्रॉप, है ना। कोई किसान है, उसके पास सिर्फ एक सिंचाई उपलब्ध है ना। कोई किसान है, उसने गेहूं की फसल लगाई हुई है और एक सिंचाई उपलब्ध है, तो किस अवस्था पर उसे हर हाल में सिंचाई करना चाहिए, है ना। कि अगर उस अवस्था पे हर हाल में सिंचाई नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी फसल क्या होगी? फेल कर जाएगी, है ना। फेल करने का मतलब है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा, टिलरिंग नहीं मिलेगा, तो फिर यील्ड का कोई पोटेंशियल मिलने वाला नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि CRI स्टेज। दूसरा होता है हमारा टिलरिंग स्टेज, है ना। दूसरा हमारा होता है टिलरिंग स्टेज। फिर बात करें फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज या नॉन ऑफ बीज, है ना। ऐसा तो है नहीं एक सिंचाई अवेलेबल है तो किसी पे नहीं करेंगे, यानी कि ना बीज किसी पे ना करें, ऐसा नहीं होता, है ना। तो हम सिंचाई किस पे करते हैं? अगर एक सिंचाई उपलब्ध होता है तो हमारा होता है CRI स्टेज, है ना। CRI स्टेज जो होगा उसी को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। ये क्राउन रूट इनिशिएशन आपको मिल जाएगा 20 से 25 दिन, है ना, डे आफ्टर सोइंग। 20 से 25 दिन डे आफ्टर सोइंग, तो आपको कौन सा स्टेज मिल जाएगा? CRI। इसकी 6 स्टेज है और 6 को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, इसी में 20-20 दिन ऐड करते जाओ, आपको सारे के सारे स्टेज। CRI के बाद हमारा आता है टिलरिंग स्टेज, है ना। टिलरिंग स्टेज आता है।
CRI के बाद टिलरिंग आता है। टिलरिंग के बाद आपको मिलेगा ज्वाइंटिंग, या फिर कभी कभी लेट ज्वाइंटिंग करते हैं ना, तो ज्वाइंटिंग स्टेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्वाइंटिंग के बाद आपको कौन सा मिलेगा? सबसे पहले CRI, फिर उसके बाद टिलरिंग, फिर ज्वाइंटिंग। अब आ जाएंगे हम किस पे? बूटिंग स्टेज पे ना। या बूटिंग या किसी को क्या कहते हैं? फ्लैग लीफ इनिशिएशन जो होता है, इसको फ्लावरिंग बोलते हैं। फ्लावरिंग पे आएगा। फ्लावरिंग के बाद हमें फिर क्या मिलेगा? मिल्क स्टेज मिलेगा। मिल्क के बाद मिलेगा हमें डव स्टेज। और इन 6 के 6 स्टेज में कुछ नहीं करना, अगर डे याद करना हो बस 20 डेज प्लस करते चले जाओ, आराम से आपको सारा डे बाई मिल जाएगा कि डे आफ्टर सोइंग कौन कौन सा स्टेज आता है। तो हमारा जो CRI स्टेज है ना, ये मॉइस्चर के पर्पज से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे नमी की कमी हो जाती है तो हमारा क्रॉप फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम व्हीट का सीड हम ग्रो करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले जो रूट आती है रेडिकल, जो प्राइमरी रूट्स आती है, जिनको सेमिनल रूट्स बोलते हैं। ये रूट क्या होती हैं? ये सीडलिंग को सहारा देती है ना। और जैसे ही हमारा रूट और शूट का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, वहां से जो फर्स्ट वाला इंटरनोड होगा किसके? एबव द सीड और बिलो द सॉयल, एबव द सीड और बिलो द सॉयल सरफेस, है ना। यहाँ से जो रूट निकलेगा उसी को बोलते हैं क्राउन रूट, या फिर क्रांतिक जड़, या फिर शिखर जड़, इसी को कहते हैं, है ना। इसे सेकेंडरी जड़ कहते हैं। और यहीं से हमारे टिलर्स वगैरह निकलते हैं, है ना। ब्रांचिंग नहीं होती है ग्रेमनी वाले में, है ना, क्योंकि ब्रांचिंग हो, यहाँ से ब्रांच निकलेगा, यहाँ से क्या? टिलर्स निकल के आते हैं। और यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है मॉइस्चर की दृष्टि से। क्यों ऐसा पूछ सकता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो रूट्स है ना, ये जब डेवलप नहीं होंगी बढ़िया से मॉइस्चर की कमी की वजह से, तो क्या होगा? टिलर्स कम आएंगे। टिलर्स कम आएंगे तो हमारा जो ग्रोथ है और जो मतलब यील्ड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जब यील्ड कम हो जाएगा तो काहे के लिए हम फसल उगाएंगे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सामने आप देख पा रहे होंगे ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड, है ना। यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है, एक हर्बिसाइड है, वो किस प्रकार का है, यानी कि कैसा हर्बिसाइड है, कैसा शाकनाशी है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट, यानी कि कैसा है? नॉन सिलेक्टिव, यानी किसी प्रकार का वर्णन नहीं करेगा, जहां भी अप्लाई करेंगे वो सबको खत्म करेगा। और कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का मतलब कि अगर ये प्लांट पार्ट में टच किया तो उसको किल कर देगा, उसके सेल को खत्म कर देगा, ऐसा है। या फिर सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट है ना। सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होगा, समझते चलना। सिलेक्टिव का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप है और ये मान लो बीड का है ना, ये बीड वाला पार्ट है और ये हमारा क्रॉप है ना। ये बीड का प्लांट है, ये क्रॉप का प्लांट है, ये वाला क्रॉप का प्लांट है। अब इन दोनों में सिलेक्टिव यानी कि सिलेक्ट कर ले कि हमको बीड को खत्म करना है, क्रॉप को छोड़ देना है, ऐसा है। या फिर नॉन सिलेक्टिव, या फिर नहीं सिलेक्ट कर रहा है, क्रॉप और बीड को दोनों खत्म कर दे रहा है, ठीक है। और ट्रांसलोकेटिव, ट्रांसलोकेटिव का मतलब ये प्लांट है, इसके पार्ट में आया और यहाँ से ये ट्रांसलोकेट होकर पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में बढ़िया से रन करे, ठीक है। और क्या है? या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है ये ग्लाइफोसेट जो है ये किस प्रकार का हमारा हर्बिसाइड है, किस प्रकार का शाकनाशी है। तो हम बताना चाहेंगे आपको ग्लाइफोसेट जो होता है कैसा होता है? नॉन सिलेक्टिव और ट्रांसलोकेटिव होता है, नॉन सिलेक्टिव और ट्रांसलोकेटिव होता है। 3 हर्बिसाइड बढ़िया से रट्टा मार लीजिए, किसके लिए? नॉन सिलेक्टिव के लिए। जहां भी आ जाए नॉन सिलेक्टिव के लिए 3 हर्बिसाइड बढ़िया से रट्टा मार जाइए। कौन कौन सा? सबसे पहला लिखो डाइकॉट, सबसे पहला लिखो डाइकॉट, दूसरा लिखो उसके बाद पैराकॉट लिखो। और अभी यार आपको बताएंगे कि क्या मतलब है डाइकॉट, पैराकॉट। और एक आपके सामने लिखा है ना ग्लाइफोसेट, क्या है? ग्लाइफोसेट। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये डाइकॉट और पैराकॉट, ये कैसे हैं? ये तो है कैसे? नॉन सिलेक्टिव और कॉन्टैक्ट नेचर के हैं। कैसे हैं? नॉन सिलेक्टिव और कॉन्टैक्ट नेचर के कौन से हैं? ये दोनों हैं। है तो नॉन सिलेक्टिव लेकिन ये कॉन्टैक्ट नेचर है। कॉन्टैक्ट नेचर का मतलब क्या होगा समझो। कॉन्टैक्ट नेचर का मतलब ये है कि जैसे भी किसी भी प्लांट पार्ट पे आएंगे उसके सेल को डेड कर देंगे, खत्म कर देंगे, किल कर देंगे, है ना। और ये हमारा जो ग्लाइफोसेट है कैसा? नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव है। एक बार छिड़काव करेंगे ना इस हर्बिसाइड का तो पूरे प्लांट के जो बॉडी है उसमें बढ़िया से रन करेगा और उसको उसकी ग्रोथ वगैरह को, यानी ज्यादातर फोटोसिंथेसिस वगैरह को इनहिबिट कर देते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट नहीं चलती है जिस कारण प्लांट डेड कर जाता है, मर जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना।
और जान लीजिए हर्बिसाइड को कई प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन यही है, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, यानी कि किस प्रकार से वो सिलेक्ट कर रहा है वीड को ही खत्म करना है, क्रॉप को। और क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हिसाब से किया गया है। कुछ परसिस्टेंस नेचर के हिसाब से कि कितने दिन तक सॉइल में रिमेन करेंगे छिड़काव के बाद, इस प्रकार से इनको बांटा गया है, अलग अलग हर्बिसाइड हैं। ठीक है, अगर बीड की बात करें, है ना, तो बीड के फादर कौन है, बीड साइंस के फादर की बात करें अभी कभी तो जेथरो टुल साहब का नाम लेना, है ना, जेथरो टुल साहब ही बीड साइंस के पितामह हैं, कभी भी बीड साइंस की बात करें। और टीलेज की बात करें तो भी इन्हीं भाई साहब का नाम लीजिएगा, टीलेज का नाम ले कभी तभी इन भाई साहब का नाम लीजिएगा, है ना। और इन्होंने क्यों इनको फादर कहते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हार्स होइंग हसबेंड्री। जो हार्स होइंग हसबेंड्री पुस्तक थी 1731 एडी में लिखा था इन्होंने, उसी में सबसे पहली बार बीड और टीलेज को इन्होंने डिफाइन किया था, है ना। उन्होंने एक हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर का एक प्रकार से इन्वेंशन भी किया था, है ना, यूएसए के थे ये, अमेरिका के, वहीं पे इन्होंने हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर का, क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती थी ना वो घोड़े के द्वारा होती थी, तो उसका ड्रॉन जो कल्टीवेटर था उसी के द्वारा की जाती थी, तो इन्होंने हार्स ड्रॉन कल्टीवेटर की भी एक प्रकार से इन्वेंशन किया, खोज किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, द डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। जो गेहूं की बौनी प्रजातियां हैं या फिर गेहूं की जो बौनी प्रजाति है वो कहां से भारत में लाके मतलब यहाँ पे लाई गई, कहां से लाई गई थी, है ना, कहां से लाके यहाँ पे स्थापित की गई। जैसे ब्रीडिंग जब पढ़ोगे ना तो दो तीन चीजें आपको हमेशा समझ में आएगी। सबसे पहले पढ़ोगे ना डोमेस्टिकेशन, है ना, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं ग्राम्यन, हिंदी में इसे कहते हैं ग्राम्यन, है ना। और दूसरा होता हमारा बहुत बढ़िया सा, दूसरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी कि किसी चीज को लाके कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दो या फिर वहां पे स्थापित करो, ठीक है। तो ये दूसरा इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, कोई प्रजाति, कोई स्पीसीज है कहीं पे जंगली अवस्था में है, उसको मानव हित में लाकर या फिर मानव की देख रेख में उसे उगाया जाए, उसी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन या फिर ग्राम्यन। इंट्रोडक्शन की बात करें इसको हिंदी में कहते हैं पुरस्थापन। क्या कहते हैं, पुरस्थापन, हिंदी में कहते हैं इसे पुरस्थापन, है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, कहीं पे कोई वैरायटी फेमस है, कहीं पे इंट्रोड्यूस हुई है, वहां से हम ले आके किसी अलग जगह पे उसे इंट्रोड्यूस करें तो उसका मतलब है इंट्रोडक्शन। तो इसी प्रकार से कुछ है कि किसी अलग देश से ये वैरायटी यहाँ पे लेके आके इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो बात करें कहाँ से लाई गई थी, क्या यूएसए से लाया गया था, क्या फिलीपींस से लाया गया था, मेक्सिको से लाया गया था, जापान से, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कहीं से भी नहीं लाया गया था। तो अगर गेहूं की बौनी प्रजाति की जैसे ही बात हो, एक बहुत बढ़िया सा इंस्टीट्यूट है, याद करना, सिमिट नाम है उसका। क्या नाम है, सिमिट। सिमिट कहाँ पे ये है, एलबटान मैक्सिको, एलबटान मैक्सिको में है ये, एलबटान मैक्सिको में है ये, है ना, जो सिमिट है। कभी कभी पूछ लेता है कि सिमिट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक मैक्सिकन वर्ड है, ये एक मैक्सिकन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। लिख देते हैं, नहीं तो कहीं पे गलतियां हो जाती है ना। क्या होगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। कहां पे है, इंप्रूवमेंट लिख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा सा मैंने लिख दिया। एलबटान मैक्सिको में है। कभी कभी ये भी पूछता है कि सिमिट जो है किन दो क्रॉप के लिए रिसर्च करता है, कभी कभी ये भी पूछता है ना। तो इसलिए याद रखना सिमिट कहाँ पे है, एलबटान मैक्सिको में है, फुल फॉर्म क्या है। और हाँ, ये मैक्सिकन वर्ड है, इसको याद रखना, ये कैसा है, मैक्सिकन वर्ड है। कभी कभी पूछता है कौन सा वर्ड है, तो इसे भी याद रखना, ये मैक्सिकन वर्ड है, ठीक है, याद करो। तो हमने बता दिया कहाँ पे है ये, एलबटान मैक्सिको। तो कहाँ से आया था, मैक्सिको से आया था, जहाँ पे अपने नॉर्मन बोरलॉग साहब रिसर्च कर रहे थे। यानी कि अगर पूछे ना कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहाँ पे काम कर रहे थे, तो यहीं पे काम कर रहे थे, यहीं से हमारे पास वो जो बौनी प्रजातियां वो आई थी ना। एक बहुत ही अच्छी प्रजाति थी जापान की जिसका नाम था नॉरिंटेन, जिसका नाम था नॉरिंटेन। इसको उगा कौन रहे थे,
वहाँ के जापान के एक साइंटिस्ट कह लो या फिर किसान कह लो थे, उनका नाम था ग्वाइनजारो इनाजुका। ग्वाइनजारो इनाजुका साहब उगा रहे थे, है ना, ग्वाइनजारो इनाजुका साहब उगा रहे थे। और इसी से हमारे पास वो जीन आया था RH1, RH2 या फिर RH3, है ना। अब जिसमें केवल RH1 होता है उसे कहते हैं सिंगल जीन वैरायटी, और जिनमें RH2 RH1 दोनों पाए जाए उसे कहते हैं डबल जीन वैरायटी, और जिसमें तीनों पाए जाए उसे कहेंगे ट्रिपल जीन वैरायटी। ऐसी वैरायटी डेवलप की गई थी। और इसका RHT का मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट, यानी कि हाइट कम किया गया था। और कहां से आइसोलेट किया गया था? नॉरिन 10 वैरायटी से। लेकिन हाँ, अगर नॉरिन 10 पूछता है तब तो हम हीट को बताएंगे, लेकिन कभी नॉरिन 8 और 18 की बात कर दे, कभी भी नॉरिन 8 और 18 की बात करेगा, है ना, नॉरिन 8 और 18 की बात करे तो हमेशा से याद रखना ये राइस की वैरायटी है, ये व्हीट की वैरायटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, which among the following has highest irrigation efficiency? निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा सिंचाई दक्षता है? कौन सी विधि है सिंचाई की वो जिसके पास सबसे ज्यादा सिंचाई की दक्षता है, यानी कि हम अगर अप्लाई कर रहे हैं वाटर तो अच्छा खासा वो सॉइल में एप्लीकेबल हो रहा है और प्लांट उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहा है। तो कौन सी सिंचाई की विधि है वो? क्या वो बाढ़ विधि है, क्या वो चैनल इरिगेशन विधि है, क्या वो ड्रिप इरिगेशन विधि है यानी कि ड्रिप सिंचाई कहते हैं, या फिर स्प्रिंकलर यानी कि बौछार सिंचाई है, या फिर रिज एंड फ्लो है ना। तो कौन सा होगा? अगर बात करें फ्लडिंग की बात करें तो इसे कभी कभी वाइल्ड फ्लडिंग, इसमें कई प्रकार होते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग जो होता है पूरी तरीके से फील्ड में, ये राइस के लिए मेनली करते हैं ना, राइस के क्रॉप में मुख्यतः इसी के द्वारा ही सिंचाई किया जाता है। तो इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है क्योंकि पूरी तरीके से पानी जितना भी चाहिए पूरी तरीके से फ्लडिंग की तरह, बाढ़ के तरीके से भर देते हैं पानी। अब प्लांट कितना अप्लीकेबल कर रहा है अपने लिए, कितना सॉइल कर रहा है, ये डिटर्मिनेशन वहां पे नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा तो यूपरेशन के फॉर्म में ही वैसे ही कुछ लीच कर जाएगा, तो बहुत ज्यादा उपयोग दक्षता। अगर सबसे कम उपयोग दक्षता की बात होगी तो हमारा फ्लडिंग वाला, यानी कि बाढ़ वित्त जब सिंचाई करेंगे सबसे कम सिंचाई दक्षता होती है। लेकिन अगर ज्यादा की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन, जिसको कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई, या फिर इसी को ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं ना। जब बूंद बूंद किसी प्लांट के रूट पे हम यहाँ पे पानी देंगे तो सोचो उसकी दक्षता कितनी ज्यादा होगी, यानी कि जितना प्यासा है उतना पानी उसे मिल रहा है। अधिक पानी मिलेगा तो नुकसान ही करेगा ना। तो सबसे ज्यादा सिंचाई की दक्षता किसकी होगी? ड्रिप इरिगेशन की ही होगी। कभी कभी पूछता है टाइफून इरिगेशन, तो टाइफून भी किसका मॉडिफाइड वाला भाग है? ड्रिप इरिगेशन का ही टाइफून सिंचाई जो होती है, जो गन्ने में की जाती है, ये ड्रिप का ही मॉडिफिकेशन है, टाइफून इरिगेशन। पूछ लेता किसका मॉडिफिकेशन है, तो ड्रिप का मॉडिफिकेशन, उसी का रूपांतरण है ड्रिप वाली सिंचाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख रहे होंगे फेलरिस माइनर अ वीड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच क्रॉप, है ना। पूछा गया है फेलरिस माइनर यानी कि गेहूं के मामा, ऐसे ही समझ गए है ना। जब गेहूं के मामा का नाम ले लिया हमने तो ऐसे ही समझ गए कि कहाँ गए ये, ठीक है। तो फेलरिस माइनर नामक खरपतवार किस फसल से संबंधित है? तो फेलरिस माइनर ना उसका बोटेनिकल नेम है, किसका? गेहूं के मामा का, है ना। गेहूं के मामा का बोटेनिकल नेम है, और इसका 2-3 नाम से और जानते हैं, कहीं कहीं पीछे गुल्ली डंडा भी कहते हैं। फेलरिस माइनर को लिख लो बढ़िया से, फेलरिस माइनर किसका बोटेनिकल नेम है? कनेरी ग्रास, इसी को कनेरी ग्रास कहते हैं, है ना, कनेरी ग्रास, या फिर कहीं कहीं पीछे गुल्ली डंडा भी कहते हैं, है ना, गुल्ली डंडा, ये सब कॉमन नेम है। गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गेहूं का मामा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फेलरिस माइनर कनेरी ग्रास, है ना। तो किसका हो गया ये खरपतवार? गेहूं का हो गया, है ना। ये गेहूं के लिए, और कैसा है? मिमिक्री वीड है। मिमिक्री वीड का मतलब समझो, जो कोई किसी चीज को मिमिक करे, यानी कि एकदम कॉपी करे। कॉपी कैसे करता है? पूरा वेजिटेटिव वाला कॉपी कर लेता है, पूरी तरीके से जैसे उसका वेजिटेशन होता है उससे सेम टू सेम इसका वेजिटेशन भी वनस्पतिक रूप ऐसे ही होता है। इसको पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है ना, शुरुआती लगभग 35 से 40 दिन के अंदर ही, 35 से 40 दिन के अंदर, डे आफ्टर सोइंग, है ना, इसके अंदर ही अगर हम देखेंगे तो इसका जो स्टेम होगा ना हल्का सा पिंकिश कलर का होगा, है ना, हल्का सा गुलाबी कलर का होगा। किसका? फेलरिस माइनर का। फेलरिस माइनर का जो स्टेम होगा हल्का सा गुलाबी रंग का होगा, है ना। ये पहचानना कब पहचान सकते हैं?
35 से 40 दिन के भीतर, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे ये रंग हटने लगता है, तो फिर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसे पहचान सकते हैं। और क्या, लिग्यूल और ऑरिकल नहीं पाया जाता। लिग्यूल और ऑरिकल क्या होता है, ये पत्तियां है ना, पत्ती जहां पे जुड़ती है, जो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को बोलते हैं, जिससे वो जकड़ के पकड़े रहता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है, यहाँ पत्ती जकड़ के पकड़े, उसको क्या बोलेंगे, लिग्यूल। ऑरिकल क्या होता है, कभी पत्ती को हटाओगे ना तो एक पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है उसकी ज्वाइंट पे, उसी को बोलते हैं लिग्यूल। तो ये दो चीज इसमें एब्सेंट रहता है, किसमें, थैलरिस माइडर में। तो ऐसे गेहूं से उसको अलग कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने समझ लिया कि व्हीट के लिए ही ये खरपतवार है, और कभी कभी पूछता है कि गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल खरपतवार कौन सा, यानी कि आपत्तिजनक खरपतवार गेहूं का कौन सा है। तो बढ़िया सा याद रखना, हिरनखुरी नाम है उसका, हिरनखुरी, है ना। हिरनखुरी को क्या कहते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं, है ना। कानवानुलस अर्वेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम है, कानवानुलस। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होगा साहब, कानवानुलस अर्वेंसिस, अर्वेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम हिरनखुरी का क्या है, कानवानुलस अर्वेंसिस। कभी कभी पूछता है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, तो इसको जानते रहना। और चावल में, चावल का खरपतवार कहीं भी आ जाए ना, जहां पे लिख जाए इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, समझ जाओ किसका खरपतवार है वो, राइस का। शुगर केन के लिए बढ़िया से याद रखो, स्ट्राइगा वगैरह देखने को मिलता है। जितने भी C4 क्रॉप है उसमें ज्यादातर आपको स्ट्राइगा देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं विच वीड, यानी कि चुड़ैल खरपतवार, वो देखने को मिलता है इसमें। और पल्सेस वगैरह में बथुआ वगैरह देखे हो ना, बथुआ तो बढ़िया से देखा होगा, चिनोपोडियम अल्बम, ये तो दिख ही जाता है। और मक्के में भी आपको स्ट्राइगा, सबसे ज्यादा स्ट्राइगा तो इसी में देखने को मिलता है, मक्के में स्ट्राइगा जो बीड है सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई एक बार फिर से जान लेते हैं। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर के लिए ऑफलाइन बैच लॉन्च किया गया है, जो कि 9 सितंबर से, यानी कि 9 सितंबर से आपके सामने होगा, और हम आपके साथ जुड़ेंगे बढ़िया से। किसके साथ जुड़ने वाले हैं, डेली टेस्ट, डेली टारगेट टेस्ट, डेली क्लास स्टडी मटेरियल, और बहुत कुछ का मतलब आपको मेंटरशिप भी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाइड कर चुके हैं, ऐसे लोग का आपको मेंटरशिप मिलने वाला है। और बहुत ऐसी चीजें मटेरियल्स मिलेंगे जो बहुत अनुभवी लोगों द्वारा बनाया गया है। तो आप जब जुड़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि हम कहाँ कितनी अच्छी क्वालिटी गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 सितंबर से हमारा कोऑर्डिनेटर का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करते रहिए, है ना। इस नंबर पे बाकायदे संपर्क करिए, जानकारी लीजिए कि सर कब से कब आ जाए, कैसे रूम का व्यवस्था क्या कैसे होगा, सारा हमारे सर आपके लिए बढ़िया से व्यवस्था करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन का, स्ट्राइगा। देखो भाई अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया इसके वाले, है ना। अब आ भी गया है स्ट्राइगा एंड इंपॉर्टेंट पैरासिटिक वीड, है ना। अब पैरासिटिक की बात है तो थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। स्ट्राइगा एंड इंपॉर्टेंट पैरासिटिक वीड इन द फील्ड ऑफ, मतलब पूछा गया जो स्ट्राइगा है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परजीवी खरपतवार है ना। किसके, क्या वो ज्वार वाले में है, क्या बाजरा में है, क्या गन्ना में, या फिर इनमें से सभी, है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया कि C4 क्रॉप जितने भी हैं सब में देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया तो भैया ये मेज में ही देखने को मिलता है ना, स्ट्राइगा जो है ये मेज में बढ़िया से देखने को मिल जाता है ना। इसी को विच वीड भी कहते हैं, विच यानी कि चुड़ैल वाला खरपतवार है ना, चुड़ैल की तरह दिखता है एकदम। तो मेज वाले फील्ड में ये बढ़िया से देखने को मिलता है। तो जब C4 की बात हो गई, यानी कि C4 में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो इनमें से सभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बात अब पैरासिटिक वीड की हुई है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैरासिटिक वीड कौन कौन से हैं। अगर कभी भी बात करें आपसे ना, पूछे टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि टोटल रूट पैरासाइट, इस प्रकार का वीड कौन सा है। कहीं पूछे टोटल रूट पैरासाइट यानी कि पूर्ण रूप से जड़ को कौन खत्म कर रहा है, पूर्ण जड़ परजीवी, इसी को कहते हैं ना पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी से कहते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया सा नाम लिखना ओरोबैंकी, है ना। ओरोबैंकी जो है ये पूरी तरीके से कैसा है, जड़ वाला खत्म, पूरी तरीके से जड़ को ना बढ़िया से जड़ को इसी जकड़े रहेगा। और यहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है, परजीवी है तो भाई न्यूट्रिशन किसी दूसरे से चाहिए, होस्ट प्लांट से चाहिए। तो होस्ट प्लांट इसका ओरोबैंकी कौन सा था, जितने भी सोलेनेसियस क्रॉप हैं, है ना, जितने भी सोलेनेसियस क्रॉप हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। सोलेनेसी फैमिली वाले
जितने भी फसल हैं सब पे ये बढ़िया से राज करता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, ये याद करिएगा बढ़िया से, ठीक है। ओरोबैंकी मतलब सोलेनेसी, बढ़िया से याद रखना, ठीक है। अब पूछे टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, तभी टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करें, है ना। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या है, जैसे ही टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करेगा वहां पे हम कास्कुटा को लेके आएंगे ना। कास्कुटा कैसा है, टोटल स्टेम पैरासाइट। स्टेम का मतलब अब ये तने वाले भाग में होता है, ये तने वाले भाग में पूरी तरीके से रहेगा, तो टोटल स्टेम की बात करेगा तो कास्कुटा। लेकिन अगर कभी बात करें सेमी रूट के लिए हमारा कौन सा हो जाता है, यही स्ट्राइगा। सेमी रूट यानी कि अर्ध जड़ परजीवी की बात करेगा तो स्ट्राइगा। और स्ट्राइगा कहां पे लग रहा है हमारा, स्ट्राइगा हमारा कहां पे लग रहा है, स्ट्राइगा देख लो जितने भी C4 फसलें हैं ना सब में बढ़िया से राज करता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता रहता है। यानी कि टोटल स्टेम की बात करेंगे तो कास्कुटा, कास्कुटा। और ये लूसर्न वगैरह में बढ़िया से देखने को मिलता है, लूसर्न क्रॉप में कास्कुटा बहुत बढ़िया से दिखने को मिलता है। तो टोटल रूट की बात करेंगे ओरोबैंकी, और सेमी रूट की बात करेंगे तो स्ट्राइगा, टोटल स्टेम की बात करेंगे तो कास्कुटा। लेकिन जब सेमी स्टेम की बात करेंगे मेरे भाई, है ना, सेमी स्टेम की बात करेंगे तो वहां पे लोरेंथस काम में आएगा। लोरेंथस यानी कि इसे बाम्ब्रा भी कहते हैं ना, लोरेंथस। लोरेंथस लिखना हमें पूरा नहीं लिख रहा हूं हालांकि, लेकिन लिख लेना। लोरेंथस जो है सेमी स्टेम टाइप का है, ये मैंगो ट्री वगैरह पे बढ़िया से देखने को मिलता है। और चाय के बागान में तो बहुत बढ़िया से आपत्तिजनक, समझो इसको, चाय के बागान में ये आपत्तिजनक खरपतवार कौन, लोरेंथस, जिसको बाम्ब्रा वगैरह भी कहते हैं ना। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, डेंड्रोप्सी फाल्केटम, डेंड्रोप्सी फाल्केटम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर आ गया, हलिंग परसेंटेज ऑफ कॉमन राइस। ये कॉमन राइस जो सामान्य चावल है उसके हलिंग परसेंटेज की, यानी कि छिलका हटाने पे कितना परसेंटेज मिल जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो हमेशा जानना कि 2/3 होता है। अब होता क्या है, हलिंग होता क्या समझो पहले। ये मान लो राइस है, बढ़िया से ये राइस है, ठीक है, इसके अंदर ये चावल बना पड़ा है। अब ये छिलका लगा हो ना, लेमा प्लस पालिया से घिरा होता है बढ़िया से। जो बड़ा बड़ा वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसे बोलते हैं लेमा, जिसमें ऑन लगा होता है ना, उसी को बोलते हैं लेमा। और जो इनर पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं पालिया, है ना। लेमा प्लस पालिया को, ये हो गया लेमा, आउटर पार्ट को बोलते हैं लेमा और इसको बोलते हैं पालिया, है ना। और लेमा प्लस पालिया को जोड़ोगे तो उसी को कहते हैं हल, कॉमनली क्या कह देते हैं, हल। अब इसी हल को, छिलके को हटाने के बाद कितना परसेंट रेशियो बनेगा, वो जो पहले से चावल था, है ना, पहले से जो धान था, धान कहो, जो धान था, है ना, धान, और उसके बाद चावल आ गया, है ना, चावल। तो इसी के परसेंटेज को क्या कहते हैं, हलिंग परसेंटेज कहते हैं। धान और चावल में अंतर है, धान जब छिलका लगा होता है तब हम कह देते हैं, लेकिन चावल कब कहेंगे, जब सफेद सफेद एंडोस्पर्म बचेगा ना, बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करा के लेके आओ, है ना, एलुरान लेयर वगैरह हटा दो, विटामिन बी को कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद खाओ, फिर इलाहाबाद में रहो चाहे जहां रहो, है ना, दाल चावल ही खाते हैं ज्यादातर लोग, तो बाल वाल गिरने लगता है, फिर कहते हैं सर ये जेनेटिक है इसलिए गिर रहा है। जेनेटिक नहीं है भाई, विटामिन बी ए तो तुम गायब भी कर दे रहे हो, बस चावल दाल खाते रहो, है ना। तो ये क्या हुआ, इसी को हटाने की प्रक्रिया, छिलके को हटाने की प्रक्रिया ही हलिंग कहलाती है। लेमा प्लस पालिया बढ़िया से जानते रहना। आउटर पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट जो छिलका हटाओगे ना, इस पे ऑन लगा होता है, टूड़ लगा होता है, उसको बोलते हैं लेमा। जो इनर पार्ट जो अंदर की तरफ धसा होता है उसको बोलते हैं पालिया, और दोनों को कॉमनली मिला के क्या कह देते हैं, हल कह देते हैं। हल को हटाने की प्रक्रिया हलिंग कहलाती है, ये जानते रहना। हलिंग कितना होता है हमारा, 66, यानी कि 2/3। लेकिन मिलिंग की बात करेगा, मिलिंग क्या होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है मिलिंग, मिलिंग का मतलब क्या है, जब चावल लेके चले आए ना, अब ये छिलका हटा दिया, केवल चावल बचा पड़ा है, अब ये चावल है, धान नहीं है, मतलब छिलका हटा दियो। अब इसका जो एलुरान लेयर है ना, ये 2% एलुरान लेयर हटा दो। जो ब्राउन राइस मिला छिलका हटाने के बाद ना, वो ब्राउन राइस का ब्राउन वाला पार्ट हटा दो पूरा। ये विटामिन है ना, पॉलिश करके हटा दो। जब पॉलिश करके हटाओगे तब जो परसेंटेज बचेगा चावल को, उसी को बोलेंगे मिलिंग परसेंटेज। मिलिंग वही होता है जब पॉलिश वॉलिश करके उसको पूरा हटा दिया जाता है, ठीक है। इसी सबसे बचने के लिए हाइड्रोथर्मल वाला प्रोसेस किया जाए, तो बोलते हैं पार बॉइलिंग ऑफ राइस, है ना। कभी कभी पूछता है पार बॉइलिंग करने पे हम कौन सा विटामिन कंजर्व करते हैं, तो विटामिन बी कंजर्व करते हैं, याद रखना ये चीज, है ना। और पार बॉइलिंग प्रोसेस इसी को बचाने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा एलुरान लेयर है ना, जो इस पे एलुरान लेयर पे विटामिन है ना, वो इसके एंडोस्पर्म में चले जाए। क्योंकि जब पार बॉइलिंग करते हैं, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस यानी कि पानी गर्म करते हैं, अधपका कर देते हैं चावल को ना, तो अधपका करने के बाद ये जो एलुरान लेयर है ये कहाँ, एंडोस्पर्म में चला जाता है, फिर वो खाओगे तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलिंग परसेंटेज हमारा 55% होता है।
मिलिंग 55 होता है, हलिंग 66 होता है, ठीक है, 66 55, मिलिंग की बात करेगा तो 55, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देसी कॉटन, देसी कॉटन की बात करें यानी कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, है ना। देसी कॉटन का दूसरा नाम क्या है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, है ना, यानी कि पुरानी वैरायटी कह लो एक प्रकार से। कभी उत्पत्ति है ना इसकी भारत ही मानी जाती है ना, देसी वाली जो है इसकी उत्पत्ति है, कभी कभी ये जानना कि कॉटन की उत्पत्ति भी ना भारत ही मानी जाती है ना। इसकी 4 स्पीसीज हैं, है ना, 4 में याद रखो। देखो जब कहे कि देसी वर्ड, क्या कहे, देसी वर्ड कहे, है ना, या फिर ओल्ड वर्ड कह दे, है ना, ओल्ड वर्ड, तब याद रखो बढ़िया से। कौन कौन सा याद रखोगे, गॉसिपियम तो लिख ही लो, गॉसिपियम लिख लेना बढ़िया से, सामने लिखा गया है ना, गॉसिपियम अर्बोरियम, है ना, गॉसिपियम अर्बोरियम। और दूसरा कौन सा था, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम। ये दोनों कैसे, देसी वाले हैं। और जब बात करें वो कभी विदेशी यानी कि न्यू वर्ल्ड कॉटन या फिर अमेरिकन कॉटन की बात करें तो ये दोनों याद रखना, है ना, ये दोनों बढ़िया से याद रखना। कौन कौन सा, गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबडेंस, है ना, गॉसिपियम बारबडेंस, ये दोनों याद रखना बढ़िया से, है ना, क्योंकि यही पूछा जाता है बार बार कि कौन सा देसी कॉटन है, कौन सा वो मतलब न्यू वर्ड है, देसी और न्यू में पूछता है ना। तो न्यू में ये दोनों है जो इसे अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं, और कभी कभी ये पूछ लेता है ना। इसका ऑप्शन पहले बता देते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका गॉसिपियम अर्बोरियम, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब और सुन लो, गॉसिपियम हिरसुटम का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इंडिया में होता है, गॉसिपियम हिरसुटम का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इंडिया में होता है, ठीक है। कभी पूछता कि कौन सी स्पीसीज है जिसका कल्टीवेशन ज्यादा होता है तो कौन सा बताएंगे, गॉसिपियम हिरसुटम। और कभी पूछे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाला स्पीसीज कौन सा है तो बढ़िया से बताएंगे गॉसिपियम बारबडेंस। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल पाया जाता है, यानी कि जो रेशा है वो लंबा पाया जाता है, किसमें, गॉसिपियम बारबडेंस में, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं 9 नंबर वाले क्वेश्चन का। क्रॉप लॉगिंग इज जनरली यूज इन, है ना। अच्छा क्रॉप लॉगिंग आ जाता है, आज 3 चीज सीख के जाओ बढ़िया से, बहुत मजा आएगा, है ना। पहले दिन सामने लिखा गया क्या, क्रॉप लॉगिंग, क्या है, क्रॉप लॉगिंग, ठीक, क्रॉप लॉगिंग हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा क्रॉप लॉजिंग, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, क्रॉप लॉजिंग। और तीसरा हो जाएगा वाटर लॉगिंग। ये 3 टर्मिनोलॉजी बढ़िया से एक बार याद हो गया तो समझ में आएगा। ये देखो जो क्रॉप लॉगिंग जहां भी लिखा मिल जाए, ये क्रॉप लॉगिंग जहां भी लिखा मिल जाए समझ जाओ भैया कुछ नहीं करना, न्यूट्रिएंट का असेसमेंट हो रहा है। किसका, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों को मापन हो रहा है कि किस प्रकार से है, कितना है ना। न्यूट्रिएंट का असेसमेंट, सॉरी न्यूट्रिएंट का क्या है, असेसमेंट है ना, न्यूट्रिएंट का असेसमेंट है ये, ठीक। ये और मुख्यतः किसमें किया था, गन्ने में किया, यानी कि शुगर केन में किया जाता है ना, शुगर केन में किया जाता है। और सबसे पहली बार किसने किया था, सबसे पहली बार एच.एफ. क्लीमेंट साहब ने किया था हवाई द्वीप पे, एच.एफ. क्लीमेंट साहब ने हवाई द्वीप पे किया था। कहाँ पे, हवाई द्वीप पे किया था, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा, क्रॉप लॉजिंग की बात कर रहा है। क्रॉप लॉजिंग का मतलब क्या है, मान लो कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाए, क्रॉप में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाए और हवा वगैरह चलने पे, पानी वगैरह ज्यादा बारिश होने पे क्या हो, फसल गिर जाए, क्या हो, फसल गिर जाए, है ना। इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो गया है ना, और पानी वगैरह है, रूट हो सकता है कम मजबूत हो, और क्या पानी, बारिश हो रही है, हवा भी चल रहा है, तो क्रॉप लॉजिंग, जब फसल गिर जाए किसी वेजिटेटिव, एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ के द्वारा तो उसे बोलते हैं क्रॉप लॉजिंग। अब बात होती है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे फ्लडिंग वाली दशा हो जाए, पानी ढेर सारा भरा रहे तो उसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ये तीनों में आप कभी कंफ्यूज मत होना, ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको बहुत बढ़िया से कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि सर 2 जगह तो क्रॉप लॉगिंग ही लिखा पड़ा है ना, लेकिन जहाँ पे लॉजिंग आ जाए, डी जुड़ जाए, समझ जाओ फसल भारी हो गया है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो गया है, बारिश वगैरह होगा, हवा वगैरह होगा तो गिर जाएगा, ठीक। तो किसमें करते हैं, गन्ने में। और सबसे पहली बार किसने बताया था, एच.एफ. क्लीमेंट साहब ने कहाँ पे बताया था, हवाई द्वीप पे बताया था, ठीक है। मक्का की बात करें, इसमें प्रोसेस करते हैं हैलोडिंग। हैलोडिंग एक इंटरकल्चर प्रोसेस है जो किसमें करते हैं, मक्के में।
और ये नी हाई स्टेज के पास में ही करते हैं। जो मक्का होता है उसमें जो नी हाई स्टेज है उसके पास में ही करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? हैलोडिंग। हैलोडिंग में क्या होता है? नी हाई स्टेज, यानी कि जब वो घुटने के बराबर मक्का हुआ रहता है ना, उस टाइम पे वीड वगैरह से कंपटीशन ज्यादा होता है। कंपटीशन उस टाइप पे न्यूट्रिएंट के लिए, मॉइस्चर के लिए ज्यादा होता है। तो ये जो रो लगी होती है मक्के की ना, ये जो मक्के की रो लगी होती है, इसके बीच में जो वीड होता है उसको जुताई के द्वारा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैलोडिंग कहलाती है। ठीक है। कपास में जिनिंग सुना होगा आप लोगों ने, जिनिंग है ना, कपास में जिनिंग सुना होगा। जिनिंग क्या है? कुछ नहीं भैया, सीड कॉटन से या नहीं, कॉटन सीड से या सीड कॉटन से, ये बताओ। दो चीज, हाँ यहाँ भी एक चीज और बड़े मजा आ गया। एक होता है कॉटन सीड और एक होता है सीड कॉटन, है ना। जब बात करेगा कॉटन सीड की, है ना, तो सीड सिर्फ और सिर्फ सीड, बिना लिंट वाला, मतलब उस पर रेशा नहीं लगा होगा, सिर्फ और सिर्फ सीड, जब कॉटन सीड। लेकिन जब सीड कॉटन की बात करेगा, मतलब भैया सीड भी है, उसके ऊपर कॉटन भी लगा हुआ है। तो वही जो सीड कॉटन है ना, सीड कॉटन, यानी कि ये बढ़िया सीड, उसके ऊपर ये लिंट भी लगा हुआ, इसी को हटाने की प्रक्रिया या फिर हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनिंग कहलाती है ना, ये याद रखना। पोटैटो में क्या अर्जिंग आप वगैरह करते हैं, है ना, मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया इसमें होती है। हाँ, गेहूं की बात करें तो फर्ब मेथड से इसकी बुआई की जाती है, बहुत बढ़िया है फर्ब मेथड, जिसको कराइडा ने दिया है ना, फर्ब मेथड जो है इसको कराइडा ने दिया है। और फर्ब मेथड में जो हम सीड रेट रखते हैं 75 kg रखते हैं, है ना, 75 kg पर हेक्टेयर रखते हैं व्हीट के लिए। अब बात है 10वें नंबर पे, which crop is the only commercially GM approved crop in India? हाँ भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात हो रही है, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिया, उनका अनुवांशिक रूप चेंज कर दिया गया है किसी विशेष पर्पज के लिए। और वो कौन सी एकमात्र फसल है जो स्वीकृत है कि भारत में उगाया जा सकता है और उगाया जा रहा है बढ़िया से, है ना। तो अब अपने को बताना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो, है ना। मस्टर्ड की बात करें, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने IRI के साथ कोलैबोरेट करके एक वैरायटी निकाली थी DMH11, है ना, DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जो कैसा था? हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, HT लिख दिया ना, हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी थी। और किसके प्रति? ग्लाइफोसेट के प्रति, ग्लाइफोसेट के प्रति ये हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वैरायटी थी। ये अप्रूव्ड की गई थी, है ना। GAC का नाम सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसने तो अप्रूव कर दिया था इसे, लेकिन अभी के लिए फिर से इसे बैन कर दिया गया। तो मानव कंजप्शन के लिए जितनी भी चीजें हैं अभी तक अपने यहाँ, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह अभी हम कंजप्शन में नहीं ले रहे हैं। तो बिना कंजप्शन के इसमें कौन सी क्रॉप दिख रही है हमारी? सिर्फ कपास। तो कपास एकमात्र फसल है जिसको पूरी तरीके से कह दिया गया भैया उगाओ और बढ़िया से उगाओ ना। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की सीड रेट की बात करेंगे तो 1 से 1.5 kg लगता है ना, 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर, और 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर के हिसाब से रहता है। 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। बीटी कॉटन में होता क्या है? बीटी कॉटन के लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी भी अपनाई जा रही है इस समय, रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी। हालांकि बीटी कॉटन के बारे में आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा कि बीटी कॉटन क्या होता है, कि जो हमारा पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला यानी कि पिंक वालवार्म है, उसके लिए बेसिकली इसे लाया गया था ताकि वो उसकी पत्ती को खाए और उसके पेट में जाए, स्टमच पॉइजन बने और उसको, उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर दे, उसके लार्वा को खत्म कर दे। यही वाला सिस्टम था, ये तो आप जानते होंगे, है ना। लेकिन हो सकता है भैया जो है ना, उस मैकेनिज्म से हमारा पिंक वालवार्म यानी कि पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला वो क्या करे? रेसिस्टेंसी दिखाना शुरू कर दे, कि उसे भी खाना शुरू कर दे। तो उससे बचने के लिए उसमें रेसिस्टेंसी ना आए, एक स्ट्रेटजी लाई गई थी जिसका नाम है रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी। इसका नाम है रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी, है ना, रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी इसका नाम है। ठीक है, रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी किसमें, कभी कोई पूछता है कि रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी कौन सी फसल में अपनाते हैं, तो बीटी कॉटन में अपनाते हैं, बीटी कॉटन में अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? ये मान लो बीटी कॉटन का फील्ड है, तो इसके बाहर, इसके बॉर्डर पे 20% जो क्रॉप है हम वो नॉन बीटी लगाएंगे, है ना। ये नॉन बीटी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही पिंक वालवार्म आएगा इसको खाएगा, नॉन बीटी वाले को तो आराम से खा लेगा, और जैसे इसको खाएगा इसका मैकेनिज्म वही रहेगा कि भाई नॉन बीटी खा रहा है तो कुछ टेंशन है ही नहीं, खा रहा है आराम से। लेकिन जैसे घुसेगा बीटी कॉटन में, है ना, बीटी कॉटन में जैसे घुसेगा उसकी पत्ती खाएगा तो उसका क्या होगा? थोड़ी देर बाद उसका स्टमक पॉइजन वाला काम होगा और उसका लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका स्टमक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
ठीक। अब बात करते हैं डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी रेजिंग इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्राम, यानी कि जो डेपोग मेथड है नर्सरी उगाने की विधि है, डेपोग विधि जो होती है ये धान की नर्सरी उगाने की विधि है, ये कहां से इंडिया में लाके इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं डेपोग विधि। डेपोग विधि है क्या, है ना, नर्सरी उगाने की जो बहुत अच्छी तकनीक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, यानी कि आपको 11 से 14 दिन में, है ना, 11 से 14 दिन में आपको तैयार मिलेगा क्या, धान की नर्सरी। धान की नर्सरी, धान की नर्सरी आपको 11 से 14 दिन में तैयार मिलने वाला है। किसमें, डेपोग विधि में। डेपोग विधि में आपको ये तैयार मिले 11 से 14 दिन में। होता क्या इसमें, ये सॉइल लेस कंडीशन है ना, ये सॉइल लेस कंडीशन में उगाते हैं, क्योंकि मृदा रहित इसलिए होता है, इसे कंक्रीट की फर्श पे, पॉलीथीन सीट पे या फिर पत्ती वगैरह की सीट पे बढ़िया से, कैसे, 1.5 से 3 kg, है ना, 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सीड रेट को फैला देते हैं और उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं डे बाय डे, है ना, दिन में 2-3 बार पानी का छिड़काव ताकि नमी की कमी ना हो पाए। और जो राइस होता है ना, उसके एंडोस्पर्म में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसकी सीडलिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि नवोद्भिद को, उसकी नर्सरी को सपोर्ट करती है 11 से 14 दिन तक। और उसके बाद फिर हम उसको ले जाके लगा देते हैं कहाँ पे, मेन फील्ड में जहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करना होता है। तो पूछा ये जा रहा आया कहाँ से है ना, 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका सीड रेट रखते हैं, ठीक है। आया कहाँ पे है ना, और 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया इसके लिए पर्याप्त माना जाता है। 1 हेक्टेयर एरिया में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया का जो हमारा नर्सरी वाला है उतना एरिया पर्याप्त माना जाएगा, ठीक है। तो आया कहाँ से, ये फिलीपींस से आया। फिलीपींस है ना, फिलीपींस नाम आया तो याद कर लो भैया, इर्री, इर्री का नाम सुने हो ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960 में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, फिलीपींस, है ना, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस यानी कि मनीला, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और अपने यहाँ एक है कर्री, है ना, कर्री मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी का नाम बदल दिया गया है, अब ये सेंट्रल से नेशनल हो गया है ना, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, है ना। तो इतना चीज जानते रहना कि कहाँ से नर्सरी आई। और हाँ, सबसे पहली बार अपने यहाँ तमिलनाडु में लगाया गया इसे, इस नर्सरी को, डेपोग नर्सरी सबसे पहली बार TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले लगाया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश वगैरह में भी इसे बढ़िया से अप्लाई किया जाने लगा है। अब बात करते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की, है ना। थोड़ा सा बोलते बोलते ना अचानक से थमने लगती है आवाज, तो सुनते हैं। तो 12वें की बात है, ए बेल ऑफ जूट एंड मेस्टा कंटेन हाउ मेनी kg ऑफ लिंट, यानी कि जूट और मेस्टा की एक गठरी जो बनेगी ना भैया, आज तक सुनते आओ बेल, ये बेल जो है ना, ये बेल नहीं है, खाने वाला बेल नहीं है जो हम लोग खाते हैं ना। बेल की बहुत अच्छी वैरायटी है ना, रूटेसी फैमिली का बेल हमारा रूटेसी फैमिली का है बेल, इसकी एक बहुत अच्छी वैरायटी है नरेंद्र बेल 9, लगभग 1.5 से 2 kg का एक बेल होता है, तो बहुत ही फेमस वैरायटी। हालांकि इस पे हम नहीं जाएंगे, अभी बेल की बात करेंगे ना, तो एक गट्ठर बनाया जाता है, ऐसे बहुत बढ़िया सा ऐसे गट्ठर बनाया जाता है, इसको लपेट के बकायदे, उसमें क्या लिंट रखा होता है, रेसा रखा होता है, किसका, जूट और मेस्टा का, है ना। ये चीज आपने कॉटन में भी सुन रखा होगा, है ना। तो वो कितने kg का गट्ठर बनाते हैं, अगर बात करेगा जूट और मेस्टा का, है ना, जूट का बॉटनिकल नेम की बात करें जूट का, तो आप सबको पता होगा कारकोरस स्पीसीज, 2 स्पीसीज पाई जाती है, कारकोरस कैप्सुलेरिस, कारकोरस ओलिटोरियस, कारकोरस कैप्सुलेरिस, कारकोरस ओलिटोरियस। जो कारकोरस कैप्सुलेरिस है ना, जो कारकोरस कैप्सुलेरिस वाला स्पीसीज है वो कैसा, उसी को बोलते हैं तीता पात, क्योंकि उसकी पत्तियों में कारकोरिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है जो खाने पे एक तीक्ष्ण टाइप का स्वाद देता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं तीता पात। तो सब बात की बात है। मेस्टा की बात करेंगे ना तो हिबिस्कस स्पीसीज आ जाता है, ठीक है। और जूट की फैमिली की बात करेंगे अगर हम, तो जूट की हमारी फैमिली है टिलियेसी, और मेस्टा की बात करेंगे तो हमारा मालवेसी फैमिली है, ठीक। तो इसके गठरी की, एक गठरी का जो भार होता है, जो गठरी बनाई जाती है मार्केट में पहुंचाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए, वो बनता है 180 kg का। किसके लिए, जूट और मेस्टा के लिए, जूट और मेस्टा के लिए, है ना। लेकिन गलती से बात करें कॉटन का तो 170 लगाएंगे। तो कॉटन का हमारा 1 बेल होता है, एक गट्ठर होता है
वो 170 का होता है। बोलोगे सर उसका 170 का कैसे होता है? तो भाई देखो, इसका रेशा ना भारी होता है और इसको बढ़िया से कंप्रेस करके रख सकते हैं, है ना, इसकी क्वालिटी उतनी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। लेकिन जो हमारा कॉटन का लिंट होता है ना, उसे ज्यादा कंप्रेस कर देंगे कि 180 kg का बना ले, तो क्या होगा, वो बढ़िया से क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, आपस में चिपक जाएंगे रेशे, फिर उनको हटाना थोड़ा मुश्किल, डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए वो हल्का होता है, लगभग 10 kg का डिफरेंस इसीलिए आता है कि वो ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता। कौन सा? कॉटन वाला। ठीक, अब बात करते हैं अपने ब्लाइंड होइंग इज पॉसिबल इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि अंधाधुंध नहीं भाई, अंधाधुंध अलग चीज हो जाती है कि मतलब बिना देखे ताके चलने दो भैया, है ना, कह सकते हो। लेकिन एक प्रकार से अंधी गुड़ाई कौन से फसल से संबंधित है? ब्लाइंड होइंग कौन से फसल से अपने संबंधित है ना? तो ऑप्शन देखेंगे राइस। क्या राइस में ब्लाइंड होइंग करते हैं? नहीं भाई, यहाँ पे करते हैं बुसनिंग, है ना, यहाँ पे करते हैं बुसनिंग। बुसनिंग क्या होता है? जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, यानी कि सीधी बुआई वाला जो धान होता है उसमें 4 से 6 वीक, है ना, 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग, है ना, आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद क्या करते हैं? देसी हल के द्वारा इस फील्ड में जुताई कर देते हैं। किसके लिए? उसमें ग्रेन और स्ट्रा के रेशियो को, मानी ग्रेन रेशियो को बढ़ाना और स्ट्रा के रेशियो को कम करने के लिए प्रक्रिया करते हैं। और क्या होता है, इससे बीड भी कम हो जाते हैं, है ना, बीड भी कम हो जाते हैं। और इसी में बुसनिंग में ही जुड़ता है एक जिसका नाम है खेलुआ, एक प्रैक्टिस और जिसका नाम है खेलुआ। खेलुआ को कहते हैं गैप फिलिंग, है ना, गैप फिलिंग। जैसे मान लो जब जुताई करेंगे कुछ प्लांट उखड़ जाएंगे, प्लांट पॉपुलेशन नहीं मेंटेन होगा, तो कुछ प्लांट को उसी में स्थापित करते हैं, लाके रोपित करते हैं, उसको बोलते हैं खेलुआ। खेलुआ क्या होता है? गैप फिलिंग वाली बात होती है खेलुआ। ठीक है, बुसनिंग में ही होता है। तो हमारे राइस में क्या करते हैं? बुसनिंग करते हैं, है ना। अंधी गुड़ाई की बात चल रही है तो राइस में नहीं करते। चलो मेज की बात होगी तो अभी हमने आपको बताया था हाइलोडिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हाइलोडिंग करते हैं। हाइलोडिंग वाला प्रोसेस ये भी इंटरकल्चर का प्रोसेस है। नी हाई स्टेज पे पहुंचेगा हमारा प्लांट, यानी घुटने तक रहेगा। उस समय क्या होता है? मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट हर चीज की आवश्यकता उस क्रॉप को ज्यादा होती है। उस टाइम बीड कंपटीशन में ना है, इसलिए क्या करते हैं? इंटर कल्टीवेशन कर देते हैं, जिससे हमारा बढ़िया सा क्रॉप ग्रो करता है। मेज वाला, है ना, मेज है भाई, इसमें एक्सेस मॉइस्चर होगा तो भी कल्टीवेशन करना मुश्किल है, और अगर कम होगा तो भी कल्टीवेशन करना मुश्किल है। चलो बात करते हैं अपने पोटैटो की। पोटैटो में बताया हमने बहुत बढ़िया से प्रोसेस किया, अर्दिंग अप करते हैं, है ना, अर्दिंग अप करते हैं और डिहालमिंग करते हैं। अब जब कटाई वाला समय आता है, तब जब डिगिंग करने की बात आती है, खुदाई करने के बाद, उस समय क्या करते हैं? उसके वेजिटेशन को काट के हटा देते हैं, 1 हफ्ते तक वैसे रख देते हैं, ट्यूबर मिट्टी में पड़ा रहता है, यानी कि जो फरो वगैरह बनाए हुए रिज वगैरह उसमें पड़ा रहता है। ठीक, तो किसमें होगा अंधी गुड़ाई? हमारा शुगर केन में। अच्छा, अंधी गुड़ाई हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जर्मिनेशन इन्हें भाई लगभग 30 से 40 दिन ले लेता है डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। गन्ना के ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 40 दिन लेता है इसका जर्मिनेशन होने में। इतना टाइम लगता है गन्ने के जर्मिनेशन होने में। तो इतना टाइम है तो बीड तब तक तो आ ही जाएगा। 20 से 25 दिन पहले सिंचाई करोगे, 20 से 25 दिन में बीड आ जाएंगे। अब बीड आ गए हैं तो जाहिर सी बात बीड को खत्म करो, ताकि जो इनिशियल स्टेज है गन्ने का वो कंपटीशन ना करे किससे सॉरी, तो किससे ना कंपटीशन करे? हमारे जो शुगर केन की फसल लगी हुई है उससे कंपटीशन ना करे। तो इसलिए क्या करते हैं? उसकी अंधी गुड़ाई कर देते हैं, बीड को हटाने के लिए और पपड़ी को भी तोड़ने के लिए, ताकि जर्मिनेशन अच्छा खासा हो जाए। किसका? शुगर केन का, है ना। शुगर केन में एक बहुत बढ़िया सा स्टेज है ना, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज, जो सिंचाई की दृष्टि से मेरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हो क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया का मतलब कसौटी है कि अगर वहां पे सिंचाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारा क्रॉप स्टेंटी ग्रोथ करेगा या फिर फेल भी कर सकता है। और वो आता है लगभग 60 से 135 दिन, है ना। DAT लिखते हैं। DAT क्यों लिखते हैं? डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि ट्रांसप्लांट करते हैं ना गन्ने को, हम बुआई तो करते नहीं, ट्रांसप्लांट करते हैं, सेट को काट के लगाते हैं बकायदे, है ना। ठीक, चलो अब बात करते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की। बोटेनिकल नेम ऑफ पोर्तो मिलेट। आ गए ना अपना इंटरनेशनल ईयर। तो कभी बात करें अगर मिलेट की, है ना, तो नेशनल ईयर मिलेट का कब मनाया गया? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यानी कि लघु खाद्यान्न फ्री अन्न का नेशनल ईयर कब मनाया गया? तो बढ़िया सजा के लिख के आना 2018। अगर यही लिख उठे इंटरनेशनल ईयर, है ना, जो हमारा
यूएन डिसाइड करता है ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, है ना। इंटरनेशनल की बात करेगा तो हमेशा से याद रखना 2023। तो 2023 जो था वो इंटरनेशनल ईयर मनाया गया मिलेट्स के लिए, लघु खाद्यान्न के लिए, या फिर कह सकते हो श्री अन्न के लिए। इसी का नाम है श्री अन्न, है ना, इसी को नाम दिया गया श्री अन्न, या फिर इसी को न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्री सीरियल भी कहते हैं। इन्हीं लघु खाद्यान्न को न्यूट्री सीरियल कहते हैं। फेमाइन रिजर्वर कहते हैं, है ना, फेमाइन लिख देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ऐसा लिखते हैं, आपकी राइटिंग थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना। फेमाइन रिजर्वर के रूप में यूज किया जाता है ना। फेमाइन रिजर्वर के रूप में इसका नाम जाना जाता है। क्यों फेमाइन रिजर्वर? क्योंकि भाई मॉइस्चर कम भी होगा ना, बारिश कम हुआ, न्यूट्रिएंट कम भी है, तब भी अच्छा खासा कल्टीवेशन हो जाता है, अपना उपयोग हम जिसका कर सकते हैं। चलो और बात करते हैं। अब क्या दिया है? बॉटेनिकल नेम ऑफ पोर्सोमिलेट की बात करें। थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लीजिए। कभी भी पूछता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है? तो बढ़िया सा लगाना हैदराबाद, है ना। कहाँ पे? हैदराबाद में है ना। अगर IIMR लिखा दो मीनिंग हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जब मेज की बात करेगा तो कहाँ पे लगाएंगे? लुधियाना में है, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। अगर मिलेट्स की बात करेगा तो हैदराबाद, मेज की बात करेगा तो लुधियाना बताएंगे हम। ये चीज याद रखना और इस मिलेट्स के लिए इतना यूज कर लेना। अगर नहीं लिख पाए तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, पूछ रहा है बोटेनिकल नेम, तो थोड़ा सा बोटेनिकल नेम ही जान लेते हैं ना। जब कहीं पूछे FRM यानी कि फिंगर मिलेट, एफ से मतलब क्या है? फिंगर मिलेट, या फिर लिखा हो रागी, है ना, या फिर लिखा हो मड़ुआ, है ना, या फिर लिखा हो मड़ुआ, ये तीनों नाम एक ही हैं। चाहे फिंगर मिलेट कह लो इसी को, चाहे इसी को रागी कह लो, चाहे मड़ुआ कह लो। और इसका बोटेनिकल नेम होता है, लिख लो, बहुत बार पूछा गया है, इलुसीन कोरकाना, ये याद रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया फिंगर मिलेट या फिर रागी या फिर मड़ुआ के लिए। कभी पूछे कोदो के लिए, है ना, कभी पूछे कोदो के लिए पूछे तो बढ़िया से लिखना पासपालम स्कॉर्बिकुलेटम, ठीक है। कभी कभी बात करें कोदो की या फिर फिंगर मिलेट की तो हमेशा बताना पासपालम स्कॉर्बिकुलेटम और FRM यानी कि फिंगर मिलेट रागी, या इसकी बात करें। और कभी कभी बात करता हमारा लिटिल मिलेट या फिर कुटकी, लिटिल मिलेट, है ना, इसको बोलते हैं लिटिल मिलेट, है ना, या फिर कुटकी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटकी कहते हैं ना। इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो लिखना पैनिकम सुमेट्रेंस। क्या है? सुमेट्रेंस, है ना, पैनिकम सुमेट्रेंस, ये नाम याद रखना, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पोर्थो मिलेट, है ना। तो पोर्थो मिलेट का क्या होगा? यहाँ पे हम नाम देखना चाहेंगे पोर्थो मिलेट के लिए क्या होगा। तो पहला नाम दिया गया पेनिसेटम अमेरिकानम, तो आप लोग पहले से जानते होंगे पेनिसेटम अमेरिकानम लिखा हो, पेनिसेटम टाइफोइडस लिखा हो, कहीं पे भी लिखा मिल जाए समझ जाओ किसका है ये? पर्ल मिलेट का है। ये बॉटनिकल नेम किसका है? पर्ल मिलेट का है ना, पर्ल मिलेट का है। पैनिकम मिलिएसियम, तो यही है हमारा क्या? पोर्थो मिलेट। पोर्थो मिलेट की बात करें जहां पे भी, वहां याद रखना क्या है? पैनिकम मिलिएसियम उसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। किसके लिए? सॉरी ये बाजरा नहीं है, ये बाजरा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया है, बाजरा मत जानना, यहाँ पे पोर्थो मिलेट की बात हो रही है और पोर्थो मिलेट अलग चीज होता है, ठीक है। तो पैनिकम मिलिएसियम क्या हो जाएगा? पोर्थो मिलेट के लिए इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। इलुसीन कोरकाना हमने बता दिया किसका है? फिंगर मिलेट रागी या मड़ुआ के लिए। ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें, है ना, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसे माइक्रोनी व्हीट भी कहते हो, है ना, यही है हमारा माइक्रोनी व्हीट। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट कौन से व्हीट में होता है तो माइक्रोनी व्हीट में ही पाया जाता है। 13% तक प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। नॉर्मल व्हीट में 10 से 12% तक ही होता है ना। लेकिन जो ट्रिटिकम ड्यूरम यानी कि माइक्रोनी व्हीट होता है उसमें 13% तक पाया जाता है प्रोटीन। उसकी एक वैरायटी है मालविका,
मालविका वैरायटी जो ट्रिटिकम ड्यूरम की उसमें पाया जाता है, और ये सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन में लाई जाती है। तो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, वहां पे ट्रिटिकम ड्यूरम ज्यादातर कल्टीवेशन में लाई जाती है। वैसे पूछे अगर व्हीट की कौन सी सबसे ज्यादा कल्टीवेशन में है, तो हमारा ट्रिटिकम वल्गेर कह लो या फिर ट्रिटिकम एस्टिवियम कह लो। अब बात करते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन की, क्रोमोजोम नंबर ऑफ चिकपी या ग्राम। ये तो बहुत सिंपल हो गया, सबको पता होगा, है ना, सब लोग जानते हो कि भाई जितनी खरीफ वाली है ना, उनमें ज्यादातर जितनी भी खरीफ वाली पल्सेस हैं उनमें ज्यादातर कितना 22 पाया जाता है क्रोमोजोम नंबर, है ना, और जितनी भी रबी वाली है उनमें 14 या 16 पाया जाता है। 16 किस में हो जाता, 14 और 16। 16 जो तो हमारा काबुली का होता है ना, जो काबुली चना होता है 16, तो बाकी लगभग सबका 14 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ये सिंपल हो गया। हाँ, चने में एक प्रक्रिया बहुत अच्छी की जाती है निपिंग, और बहुत बार पूछा था निपिंग कोई फसल से संबंधित है ना। चलो मान लो ये जानते भी होंगे निपिंग किससे संबंधित है। निपिंग जो संबंधित हमारे वो चिकपी है ना, या फिर इसी को बंगाल ग्राम भी कहते हैं ना, बंगाल ग्राम भी कहते हैं इसी को, कि चिकपी को चने को बंगाल ग्राम भी कहते हैं, है ना। तो निपिंग की कभी भी पूछ ले कितने दिन पे करते हैं, तो हमेशा लिखना 35 से 40 दिन पे, है ना, या फिर 35 से 45 डे आफ्टर सोइंग, है ना। इतने दिन पे ये निपिंग वाली प्रक्रिया की जाती है, किसमें, जिसको कहते हैं ना, जैसे गांव में चना लगा हुआ ना, उसके एपिकल बड को हटाते हैं ताकि ऑक्सिलरी बड अच्छा खासा ग्रोथ करे और बहुत सारे पॉड वगैरह बने, है ना। तो किसमें क्या आता है ये हमारा क्या आता है, चने में। ठीक है, यहाँ तक की बात मैं मान रहा हूँ आप सबको क्लियर हुआ होगा, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी हो। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जहाँ तक है। तो कोऑर्डिनेटर के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। समझ जाओ कि ये ईयर जो हमारा है ना बहुत ही अच्छा देने वाला है हमको अवसर, किसके लिए, कि हम बहुत अच्छा कर पाए। क्योंकि देखो अभी यूपी में वैकेंसी आई हुई है जीटीए की, चलो मान लो एग्जाम कब हो कब ना हो, अभी कुछ ऑफिशियल ऐसा नहीं मिला है हमें, जनवरी में होगा फरवरी में कैसे होगा, लेकिन आपके सामने एक वैकेंसी और आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम एडिटिव वैसी के जैसा ही है ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी। बिहार इसमें भाई बाहर लेके आया है, तो ये मान के चलो कि वहाँ ये वैकेंसी हमारे जीटीए से पहले फाइनल हो जाए, तो कुछ लोग वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। इस बार आ जाइए बढ़िया से कोऑर्डिनेटर में ऑफलाइन बैच साथ, और ऑफलाइन में जुड़िए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाला हर एक कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। हमारे एक बहुत बढ़िया सा सीरीज चलता है कहानी विद कॉन्सेप्ट, कभी आपको एक आध कहानी सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं कहानी से। बहुत मजा आता है एग्रीकल्चर पढ़ने में, और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और 9 सितंबर से जुड़िए ऑफलाइन कोऑर्डिनेटर बैच के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे राहुल राज सर के साथ जुड़िए, और ये आपको बढ़िया से हर व्यवस्थापन के बारे में बताएंगे कि हम क्या क्या देने वाले हैं इस कोर्स में, और आप कैसे क्रैक कर पाएंगे विद इन मतलब बहुत एक डेफिनिट टाइम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत पहले से ही स्लोगन रहा है ना कि एग्री कोचिंग प्रयागराज का वादा, पढ़े कम समय में सटीक और ज्यादा, है ना। चलो फिर कांटेक्ट करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। मैं सोचता हूँ थोड़ा अब इसके बाद जो आएंगे उसमें हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ना सिर्फ एग्रोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, हम पूरे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन का कोई पोर्शन हो, चाहे वो हार्टिकल्चर का। अब सारा सब कुछ आपके साथ लेके अगले वीडियो से हम जुड़ने वाले। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट वगैरह करते रहिएगा, बताइएगा क्या डिफिकल्टीज क्या कैसे लग रही है आपको।